जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 84 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देख ले। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की जो विशाल मात्रा होती है, ये किसका जो है अंतहीन स्रोत उत्पन्न करता है। देखिए, महासागरों में जो शैवाल होता है, ये किसका अंतहीन स्रोत होता है, तो ये मीथेन का था। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीथेन। ठीक ना, देखिए मीथेन का फॉर्मूला होता है आपको CH4 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मिट्टी के दूषक जो कि सूक्ष्म जीवों और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं, क्या करें। देखिए, पौधों मिट्टी को दूषक यानी क्या हुआ कि मिट्टी को प्रदूषण बढ़ाता है। ठीक ना, और वो क्या करता है कि सूक्ष्म जीव को भी मारता है। ठीक ना, और पौधे को भी मारता है और खाद्य श्रृंखला को खाद्य वेब में प्रभावित करता है, क्या कहलाता है। देखिए, कीटनाशक जब हम छिड़कते हैं खेत में, यानी कि खेत में जब हम कीटनाशक छिड़कते हैं, वो क्या होता है कि मिट्टी को वो दूषित करता है और सूक्ष्म जीव को भी मारता है। ठीक ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीटनाशक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूल वातावरण पाने की प्रक्रिया के क्या करती है। देखिए, कोई भी जीव है वो जीने के लिए कोई बढ़िया वातावरण में जाएगा जो उसके अनुकूल होगा। ठीक ना, और वहाँ वंश वृद्धि के लिए भी जाएगा। तो इस जो है वातावरण बनाने की प्रक्रिया जो करता है, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रकृति का चयन। यानी प्रकृति का वो चयन कर रहा है कि किस प्रकृति में वो ढल जाएगा। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक चयन। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। देखिए, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है ये चार्ल्स डार्विन जो है इन्होंने किया था। ठीक ना, और इंसान और जंतुओं के कर्मिक विकास को समझाया था। इसमें क्या हुआ था कि द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में इसमें जो है इंसान और जंतुओं के बीच कर्मिक विकास को समझाया गया था। उसका मानना था कि हम सभी के पूर्वजों एक ही हैं। हर प्रजाति, चाहे वह इंसान हो, पेड़ पौधे हो या जानवर हो, सभी एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। यानी इसे ही क्या कहते हैं, विकासवाद का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक ना, तो विकासवाद का सिद्धांत यानी कि द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जो कि किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है। देखिए, पृथ्वी के दो चीज़ पूछता है। देखिए, सबसे पहले देखिए पृथ्वी का जो है सबसे पहले विभव पूछता है। ठीक, विभव, पृथ्वी का जो विभव जो होता है ये 0 होता है। ठीक, और पृथ्वी का धारिता जो होता है, धारिता ये वास्तविक रूप में क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक ना, लेकिन जब इसे गणना किया जाता है तो गणना करने पर जो है ये कितना इसको लिया जाता है, तो 711 माइक्रो फैराड लिया जाता है। ठीक ना, यहाँ देखिए पृथ्वी का विभव क्या हो जाएगा, 0, और धारिता हो जाएगा आपको इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ हमसे क्या पूछा है कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है। देखिए, पृथ्वी की धारिता जो वास्तविक रूप से होती है वो इन्फिनिटिव होती है। ठीक ना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वेक्टर राशि क्या है। वेक्टर राशि मतलब क्या हुआ कि सदिश राशि। ठीक ना, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर राशि कहेंगे। ठीक ना, इसमें से कौन है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये आपको वेक्टर राशि। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है कि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म का विद्युत पैदा होता है। देखिए, जब कांच के, देखिए जब बचपन आप क्या किए होंगे, जब स्कूल जाते होंगे, देखिए कांच का छड़ रहता है। ठीक ना, कांच का छड़ को जब आप बाल में खूब जोर जोर से रगड़ते होंगे और कागज़ पर इसे ले जाते होंगे तो कागज़ क्या होता होगा कि कलम को जो है ना आकर्षित होता था। ठीक ना, तो आकर्षित क्यों होता था, तो उसमें जो है एक विद्युत जनरेट होता था। तो कौन सा विद्युत जनरेट होता था, वहाँ पर कैसा विद्युत जनरेट होता था, तो स्थिर विद्युत जनरेट होता था। तो स्थिर विद्युत इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो विद्युत आता है तो स्थिर रहता है, वो ये यात्रा नहीं करती, गमन नहीं करता, इसी कारण से स्थिर विद्युत कहते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कपड़े में रगड़ा जाता है तो तब किस किस्म का विद्युत पैदा होगी, तो एस्थेटिक विद्युत पैदा होगी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज डैश में मापी जाती है। देखिए, लंबी संचरण लाइनें जो होती है इसमें वोल्टेज को जो है ना किलो वोल्ट में मापा जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलो वोल्ट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है। देखिए, कोई भी वस्तु है, ठीक, उसका प्रावैद्युत स्थिरांक जो है हमेशा एक से क्या होता है, आपको अधिक होता है। ठीक ना, प्रावैद्युत स्थिरांक भी एक से अधिक होता है। अगर पूछ लेगा आपको अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक भी हमेशा जो है ना आपको एक से अधिक ही होता है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसी वैद्युत का प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है, एक से अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है
कि एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए एसी परिपथ और डीसी परिपथ में धारा कैसे गमन करती है। देखिए एसी परिपथ में जो धारा गमन करती है उसका देखिए कुछ ग्राफ इस प्रकार से होता है, ठीक ना। और देखिए डीसी परिपथ में जो धारा गमन करती है देखिए उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक। अब देखिए ये है आपको एसी का ग्राफ, ये है डीसी का ग्राफ। देखिए डीसी में क्या है कि आपको दिशा निर्देशित है कि इधर ही जा रहा है, ठीक ना। लेकिन एसी में देखिए ये धारा किधर जा रहा है, अभी यहाँ जा रहा है, यहाँ देखिए अभी कभी नीचे जा रहा है, फिर ऊपर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका दिशा जो है ना आपको निश्चित नहीं है, ठीक है। इसका दिशा क्या है, निश्चित नहीं है, यानी कि इसका दिशा जो है ना पल पल में बदलती रहती है। इसका उत्तर देखिए किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, पल से पल में बदलती रहती है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे की गति अगर 700 मीटर पर सेकेंड है तथा ध्वनि तरंगे जो है 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगता है, ठीक है। यहाँ देखिए हमको क्या दिया है कि ध्वनि की गति दे दिया, गति यानी कि भी हमको दे दिया कितना, तो 700 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, तथा ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो 7 किलोमीटर यात्रा यानी कि दूरी को एस से डिनोट करते हैं, तो एस से यहाँ दे दिया हमको विस्थापन यानी दूरी कितना दे दिया आपको, 7 किलोमीटर दे दिया, ठीक ना। यहाँ देखिए कि यहाँ जो आपको जो इकाई है इसका देखिए मीटर पर सेकेंड में, यहाँ किलोमीटर, जिसको हम मीटर में बदल लेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7000 मीटर ये भी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। देखिए समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दूरी बटा चाल होता है, ठीक ना। चाहे ध्वनि गमन करे चाहे कोई गाड़ी गमन करे तो उसके लिए समय बराबर दूरी बटा चाल ही सब फॉर्मूला होता है, ठीक। दूरी बटा चाल, ठीक। यहाँ देखिए हमको दूरी कितना दे दिया है, तो 7000 बटा चाल कितना है, 700 मीटर पर सेकेंड, ठीक। देखिए ये जीरो कटा 7 से 10 बार में, यानी कितना हो गया आपको कि 10 सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। 10 सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा, 10 सेकेंड में ये समय तय करेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, 10 सेकेंड, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक्स क्या है, कि एक्स का पीएच मान 9 है। चलिए लिखिए है एक्स का पीएच मान क्या है, 9 है, ठीक। उसके बाद का है वाई का पीएच मान 2 है और जेड का पीएच मान 6 है और ए का पीएच मान 13 है। तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस होता है, ठीक। तो किस पहले समझिए पीएच स्केल को, ठीक ना। देखिए पीएच स्केल में जो यहाँ होता है 7 का बिंदु, ये होता है आपको न्यूट्रल होता है, ठीक ना। यहाँ पर ना ही क्षारीय होता है और ना ही आपको अम्लीय होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक ना। जब हम 7 से 14 की ओर बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि क्षारीयता का गुण बढ़ता है, ठीक ना। देखिए 8 में भी क्षारीय होगा लेकिन यहाँ कम होगा, लेकिन ज़्यादा प्रबल क्षार कौन होगा, 14 की तरफ का होगा प्रबल क्षार, ठीक ना। और उसी तरह देखिए अम्लता क्या होता है कि अम्लता जो है आपको यहाँ से आप 7 से इधर बढ़ते हैं, यानी कि 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं, उधर अम्लता गुण क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक नहीं। यहाँ 6 भी अम्ल है, 5 भी अम्लता ही है, 4 भी अम्लता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रबल अम्लता किस हो जाएगा, इधर इस साइड हो जाएगा, नहीं 0 तरफ हो जाएगा, ठीक ना। तो आप देखिए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न में क्या कहा है कि x का पीएच मान 9 है। देखिए 9 पीएच मान कहाँ है, यहाँ पर क्या है x, ठीक। x का पीएच मान कितना 9 है। यहाँ y का पीएच मान 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 का पीएच हो गया, y का पीएच मान 2 तथा z का पीएच मान 6 है। 6 कहाँ है, तो यहाँ है, तो यहाँ पर क्या है z है, ठीक ना, 6 है। तथा a का पीएच मान 13 है, तो a का पीएच मान आपको 13 हो गया, ठीक। तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है। तुरंत देखे थे कि 14 की ओर पढ़ते हैं तो यहाँ क्या होता है, मजबूत बेस हो जाता है, यानी कि मजबूत क्षार यहाँ पर ए हो जाए क्योंकि इसका 13 यहाँ दे दिया है। और मजबूत आपको अम्ल कौन हो जाएगा, तो ये वाई हो जाएगा जिसको कि इसका पीएच मान 2 है, ठीक ना। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, ए और वाई। देखिए ए और वाई ऑप्शन नंबर डी में, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि उपयुक्त विकल्प में रिक्त स्थानों को पूर्ति करें कि डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश जो है लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, ठीक है। देखिए इसके लिए देखिए क्या हुआ कि इसमें आपसे मेन रूप से पूछ क्या रहा है कि लिटमस पत्र पर जब हम एसिड को डालते हैं तो वो कैसा रंग बदल जाता है और बेस को डालते हैं तो कैसा रंग होता है। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, ABR, ठीक, और BRB, ठीक, BRB। यहाँ देखिए ए से हो गया आपको एसिड, ठीक। एसिड जो है आपको ये बी से हो गया ब्लू। एसिड जब पड़ेगा ब्लू और आर से पड़ गया आपको रेड, ठीक ना। यानी क्या हुआ कि एसिड जब जाएगा आपको पीएच पेपर पर, यानी कि तो इस पर क्या हो जाएगा, एसिड जो है ना आपको ब्लू टू क्या कर देगा, आपको रेड कर देगा, यानी कि पीएच पेपर का रंग कैसा कर देगा, ब्लू से रेड कर देगा एसिड। अब देखिए बेस को, यानी बेस यानी क्षार, तो बेस बी से बेस हो गया, आर से रेड हो गया और पुनः बी से क्या हो गया, ब्लू हो गया। इसमें क्या हो गया कि बेस जो है ना आपको रेड को ब्लू में बदल देगा, ठीक ना। अब देखिए अब प्रश्न को बनाते हैं, रिक्त प्रश्नों को भरते हैं। क्या कहा है, डैश जो है नीले ट्रांसपत्र को लाल में बदल देता है, यानी कि ब्लू को रेड में बदला है तो कौन बदलता है, एसिड बदलता है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, अम्ल भराएगा, पहला स्थान में अम्ल, ठीक, जो उसको लाल में बदल देता है। और डैश जो है लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, कौन जो है लिटमस को
नीले रंग में बदल देता है। देखिए क्षार जो है, क्षार आपको क्षार ये लाल न्यूज़पेपर को नीले में बदल देता है, जिसको यहाँ पर क्या भराएगा, क्षार और लाल इस दोनों में भराएगा, ठीक ना। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अम्ल, क्षार और लाल। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ भराएगा। यही पहला वाला में खटाल में अम्ल भराएगा और दूसरा खाली स्थान में क्षार भराएगा, दूसरा खाली स्थान में क्षार और लाल दोनों भराएगा, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। यानी क्या हुआ कि ऑक्सीजन के साथ कोई भी अम्ल है, ठीक ना, कोई एसिड है, ठीक ना, एसिड में तो हाइड्रोजन मुख्य रूप से होता ही है, हाइड्रोजन है, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन भी है और अतिरिक्त अधात्विक तत्व भी है, ठीक ना। तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए अतिरिक्त तत्व मिल जाएगा, ये आपको कैसा हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन भी इसमें मिला है, कैसा हो गया, तो अनॉक्सी हो जाएगा। यानी क्या हो गया, ये आपको हाइड्राइसिड एसिड और अनॉक्सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हाइड्राइसिड्स और अनॉक्सी या अनॉक्सी से कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है, ठीक है। देखिए कौन सा पदार्थ है जो कि गैस्ट्रिक अम्ल के रूप में नहीं स्रावित होता है। सबसे पहले समझिए कि गैस्ट्रिक अम्ल में क्या क्या होता है। देखिए जठर अम्ल, जिसे गैस्ट्रिक अम्ल को ही क्या कहा जाता है, तो जठराम्ल कहा जाता है। इसमें जठर अम्ल को मिला करके बना है, जिसे गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस या स्टोमिक एसिड भी कहते हैं, ठीक ना। अमाशय में बनने वाला पाचक रस है ये। और जठर रस में मुख्यतः क्या क्या रहता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, ठीक ना, HCl, यानी कि 5 से लेकर के 0.1 mm तक रहता है, ठीक ना, लगभग ये 0 से 5 से लेकर के 1% तक हो गया। पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl तथा सोडियम क्लोराइड NaCl रहता है, ठीक ना। और ये जो क्या करता है, आपको प्रोटीन के पाचन में इस अम्ल की महती भूमिका, यानी कि अधिक भूमिका होती है, ठीक ना। इसमें क्या कहा, एक पदार्थ की गैस्ट्रिक अम्ल के संगठक रूप में पेट में क्या स्रावित, देखिए पोटेशियम क्लोराइड, हाँ पोटेशियम क्लोराइड होता ही है, ठीक है। उसका सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, तो यही नहीं होगा। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, ठीक ना। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं पाया जाता। यहाँ हमसे नहीं के बारे में ही पूछा है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर पर पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम pH स्केल पर रखते हैं, इसमें पट्टी के रंग पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, परिवर्तित नहीं होता है। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए कि फर्स्ट आवर्त के 2 एलिमेंट के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। किस कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन पहला आवर्त का होता है। पहला आवर्त में देखिए कौन सा तत्व होता है, पहला आवर्त में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है, ठीक ना। सबसे पहले देखिए परमाणु का आकार कैसा, देखिए परमाणु का आकार देखिए ऐसे होता है कि केंद्र में क्या होता है, आपको नाभिक हो गया, और नाभिक के चारों ओर क्या होता है, आपको कक्षाएं होती है, ठीक, कक्षाएं होती है। और जो पहला कक्षा होती है उसे क्या कहते हैं हम, पहला कक्षा जो होती है उसे हम के कक्षा कहते हैं, दूसरा कक्षा को एल, तीसरा को एम, चौथा को एन कहते हैं। कि के लिए आपको एन का मान हो गया 1, एल के लिए हो गया 2, और एम के लिए हो गया 3, और एन के लिए क्या हो गया, एन का मान तो 4 हो गया, ठीक ना। और इसमें जो है आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको बोर-ब्यूरी सिद्धांत दिया गया था, जिसमें कहा गया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है, ठीक ना। अब देखिए उसी प्रकार देखिए आपको हाइड्रोजन का देखिए परमाणु किस इस प्रकार से होता है, ठीक ना। देखिए इसमें अधिकतम जो है ये के कोष में आ गया, ठीक ना, पहला है ये, तो पहला कक्षा थी के कोष में आ गया, ठीक ना। तो के कोष में आ गया, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है, यहाँ देखिए 2 तक बढ़ गया, ठीक ना। यानी कि के कोष ही तक सीमित करा रह गया पहला आवर्त, दोनों में देखिए के कोष ही तक रहा। अगर देखिए आगे एक और बढ़ जाता कक्षा तो के एल हो जाता, ठीक ना। लेकिन यहाँ आगे तो बढ़ा नहीं, यहाँ पर ही ये सीमित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कक्षाएं जो ना आपको के कोष में ही सीमित हो गया, संयोजित हो गया, ठीक है। यानी कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिए हीलियम का ये दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या हो गया, के कक्षा में ही रह गया, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, के कोष, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ ऑक्सीकृत होने के रोकने का मतलब सीधा हुआ कि खराब होने से रोकने के लिए, ठीक ना। यानी कि कौन सा ऐसा गैस है जिसका प्रयोग जो है ना खाद्य पदार्थ को खराब होने के लिए रोकते हैं। देखिए जब हम चिप्स और कुरकुरे खरीदते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, एक गैस भरा रहता है, ठीक ना, यानी फूला रहता है पूरा, लगता है वास्तव में बहुत इसमें भरा हुआ है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुरकुरे नहीं रहता है, ठीक है। उसमें जो है ज़्यादा मात्रा में गैस ही रहता है। तो गैस वो क्यों दिया जाता है कि वो जो है ना खराब नहीं हो कुरकुरे, ठीक ना। तो उसमें कौन सा गैस रहता है, तो वो रहता है आपको नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। कि प्रोग्राम में जब एरर्स होता है, जो एरर्स होता है उसको जब हम करेक्शन करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, जब एरर्स को हम करेक्शन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे डिबगिंग कहेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को डैश में ट्रांसलेट करता है। देखिए कंपाइलर जो होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को जो हम लिखते हैं उसको किस चीज़ में प्रयोग करता है, इसमें जो किसको ये प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, ये आपको मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर
ये हो गया। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर लें, ठीक, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।